सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किलक्राफ्ट के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जो अपने आखिरी मिशन पे मारा जाता है। तब उसकी बेटी जिम्मा उठाती है उसके आखिरी मिशन को पूरा करने का। कहानी की शुरुआत होती है और हम थॉमस नाम के हिटमैन को देखते हैं जिसके हाथ में उसकी बंदूक है और अभी वो अपने मिशन पे आया हुआ है। वो एक एक करके अपने पूरे टारगेट को देखता है। वो पता लगाता है कि कौन कहाँ पे है और अगर वो एक बार गोली चलाएगा तो कौन कहाँ से कहाँ तक भाग करके जा सकता है। थॉमस एक बहुत ही बेहतरीन हिटमैन है। आज से पहले उसने जितने भी मिशन लिए हैं उसने सारे मिशंस को पूरा किया है। वो अपने टारगेट को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। आज भी वो वही कर रहा है। एक बार जब वो सारी चीजों को देख लेता है तब सबसे पहले मारता है पहले आदमी को। फिर बाकी लोग भागना शुरू करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ भागे। वो इधर उधर भागते रहते हैं और थॉमस एक एक करके उन्हें ढेर करते रहता है। उसने लगभग सारे लोगों को मार दिया है। उन्हें मारने के बाद वो आगे आता है इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो लोग अभी भी जिंदा है या उन लोगों ने दम तोड़ दिया है। जब वो इस बात की पुष्टि कर रहा होता है तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और वो घास के अंदर छुपा हुआ है। जैसे ही थॉमस उसके निशाने पे आता है वो गोली चलाता है और गोली जाकर के लग जाती है थॉमस के पैर में। तब वो गिर जाता है नीचे। थॉमस जानता है कि जो आदमी उस पर गोली चला रहा है वो नौसिखिया है। उसका निशाना इतना तगड़ा नहीं है। थॉमस के पास अभी भी मौका है उसे मार गिराने का। वो अपनी स्नाइपर राइफल को ना निकाल करके अपने पिस्टल को बाहर निकालता है और एक ही झटके में काम तमाम कर देता है उस आदमी का। मगर अब वो घायल हो चुका है। वहाँ से निकलते ही वो आता है एक वेयर हाउस के अंदर और अपने जख्मों पे पट्टी बांधता है ताकि वो चलने के लायक हो सके। कुछ घंटों के बाद जब उसे अच्छा महसूस होता है तब वो आता है घर पे। घर पर हम उसकी पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है रूथ। रूथ पैरालाइज हो चुकी है। वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती। और थॉमस की एक बेटी है जिसका नाम है मरीना। थॉमस अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि वो हमेशा ही इनके साथ रहे मगर रूथ से हमेशा ही उसकी लड़ाइयाँ होती रहती है। थॉमस आज भी रूथ को कहता है कि हम सारे लोग बीच पे चलते हैं। वहाँ पर हम बैठेंगे और बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। मगर रूथ बाहर नहीं जाना चाहती। तब थॉमस मरीना को लेकर के निकल जाता है। बहुत देर तक ये लोग बीच पे ऐसे ही टहलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद थॉमस आता है एक पेड़ के नीचे जो पेड़ सूख चुका है। नीचे उसे एक बोतल मिलती है। बोतल के अंदर एक संदेश है। संदेश को पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि कोई उसे हायर करना चाहता है। उसके पास एक नया काम आने वाला है। फिर वो मरीना को लेता है और घर की तरफ जाने लगता है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। घर जाने के बाद रूथ इन पर चिल्लाने लगती है। मरीना रूथ को समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानती। तब थॉमस मरीना को कहता है कि तुम अंदर जाओ। रूथ चिल्लाती रहती है और वो ऐसे ही सुनते रहता है। अगले दिन हम मरीना को देखते हैं उसकी दोस्त के साथ जिसका नाम है फ्रेया। ये दोनों ऐसे ही जंगल में टहल रहे हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद इन्हें एक आदमी नजर आता है जिसका नाम है पो। पो बहुत ही परेशान है। पो को देख करके ऐसा लग रहा है कि उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी कंफ्यूजन में वो इन दोनों को घूरता है। तब फ्रेया उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इन सवालों को सुनने के बाद पो भाग जाता है। फ्रेया कहती है कि इस जंगल में ऐसे ही पागल लोग आते रहते हैं, हमें इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं इन्हें फिर से थॉमस नजर आता है जो रेत में खुदाई कर रहा है। मरीना इस बात को समझ नहीं पाती क्योंकि कल भी वो रेत में खुदाई कर रहा था। ये दोनों ध्यान से देखने लगते हैं कि आखिर थॉमस क्या कर रहा है। फिर से थॉमस को अंदर एक बोतल मिलता है जिसमें एक संदेश है। थॉमस संदेश को पढ़ने के बाद बोतल को वहीं पे रख के निकल जाता है। तब ये दोनों लड़कियां जाती हैं वहाँ पे। ये लोग बोतल को बाहर निकालते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि इसमें जो भी संदेश लिखा है वो एक कोड में है। इसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता। तब फ्रेया उसकी तस्वीर खींच लेती है और ये लोग वापस चले आते हैं। अगले दिन थॉमस मरीना को लेकर के जाता है जंगल में। उसने आगे बहुत सारे केन रखे हुए हैं। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और मरीना को कहता है कि उस पर निशाना लगाओ। जब मरीना शुरू में निशाना लगाती है उसका एक भी निशाना परफेक्ट नहीं बैठता। तब थॉमस उसे खुद निशाना लगा के दिखाता है और बताता भी है कि टेक्निक क्या है। इन बातों को समझने के बाद मरीना निशाना लगा पाती है। मगर अब वो थॉमस से पूछती है कि आखिर वो उसे बंदूक चलाना क्यों सिखा रहा है। बंदूक चलाना क्या जरूरी है। थॉमस कहता है कि हाँ, तुम इसे सीखते रहो। अपने आप को सुरक्षित रखने में ये चीज तुम्हारी मदद करेगी और भविष्य में तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। मरीना भी इन बातों पे भरोसा कर लेती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब फ्रेया कहती है कि कल जो संदेश हमें मिला था मैं उसे डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ और फाइनली मैंने उसे डिकोड कर लिया है। जब ये लोग संदेश को पढ़ते हैं मरीना को पता लगता है कि ये किसी को मारने का संदेश है, यानी थॉमस किसी को मारने वाला है। ये दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मरीना कहती है कि मेरे पिता कोई हिटमैन नहीं है, ये जरूर कोई प्रैंक है, किसी ने मजाक किया है उनके साथ। वो चली आती है घर। घर आने के बाद वो देखती है कि हमेशा की तरह उसके माता पिता लड़ रहे हैं और इन चीजों को देख करके वो परेशान हो रही है। लेकिन आज की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। ये लड़ाई ऐसे ही बढ़ती जाती है और एक वक्त के बाद रूथ कहती है कि मैं बहुत समय से सोच रही थी तुम्हें ये बताने का। आज मैं तुम्हें ये फाइनली बता रही हूँ कि अब से हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इन बातों को सुनने के बाद मरीना रोती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके माता पिता अलग अलग रहें। मगर थॉमस इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करता। अगले दिन वो मरीना को आता है स्कूल छोड़ने के लिए। तब वो मरीना को समझाता है कि अब वो घर पर नहीं रहेगा।
जाएगा, वो कहीं और रहेगा। मगर मरीना को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो ज्यादा दूर नहीं है, वो उसके बगल में ही है। और मरीना को ये बात भी कहता है कि अगर उसके लिए दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा प्यारी है तो वो मरीना ही है। मरीना अपना ख्याल रखे। थोड़े समय के बाद वो उससे मिलने आएगा। मरीना इन बातों को सुनने के बाद कुछ रिएक्ट नहीं करती और अंदर आकर के रोने लगी है। दूसरी तरफ थॉमस यहाँ से निकल जाता है। कुछ समय के बाद वो पहुंचता है एक हॉर्स फार्म पे, क्योंकि उसका नया टारगेट यहीं पर आने वाला है, जिसका नाम है मोर्टेन मिलर। मिलर अमेरिका के सबसे बड़े माफियाओं में से एक है, जो बहुत बड़े बड़े रैकेट्स को चलाता है। आज वो यहाँ पर अपने घोड़ों को देखने के लिए आया है और ये बात थॉमस को भी पता है कि यही सही मौका है जब वो उसे मार सकता है। धीरे धीरे करके मिलर अंदर आता है फार्म के। उसके सारे गार्ड्स बाहर ही खड़े हैं। 2 गार्ड्स दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और मिलर अंदर पहुंचता है अपने घोड़े के पास। जैसे ही वो घोड़े की तरफ देखता है, उसे थॉमस नजर आता है बंदूक के साथ। थॉमस सीधा गोली मारता है मिलर के भेजे में। इस गोली की आवाज बाहर के गार्ड सुन लेते हैं। फिर वो जैसे अंदर आते हैं, थॉमस उन दोनों को भी मार गिराता है। उसे लगता है कि उसने सबको मार दिया, मगर और भी बहुत सारे गार्ड्स बाहर ही हैं, जो अंधाधुन अब गोलियां चला रहे हैं उस पे। थॉमस उनसे बचता है और भागता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो गोली चलाता है और फिर से भागता है, मगर अब वो घायल हो चुका है और सामने के लोग कम नहीं हो रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। थोड़ी देर के बाद एक गोली आकर के लगती है थॉमस के पेट में। तब वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है, मगर वो जानता है कि इनको चकमा कैसे देना है। थोड़ी देर के बाद सबको बेवकूफ बना के वो भागते हुए पहुंचता है अपनी गाड़ी के पास। तब वो देखता है कि एक पुलिस वाला यहीं पर खड़ा है। इस चीज को देखते ही थॉमस सीधा हो जाता है कि पुलिस वाले को उस पर शक ना हो। पुलिस वाला थॉमस से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट गायब है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पे है, मुझे उस पेपर को देखना है। थॉमस कहता है कि कुछ लड़के आए थे जिन लोगों ने मेरे नंबर प्लेट को चुरा लिया और मेरे वॉलेट को भी। अभी मैं उनके ही पीछे भाग रहा था, मगर मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। पुलिस वाला इन बातों पे भरोसा करके यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही थॉमस गिरता है नीचे धप से, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर वो गाड़ी में बैठता है और एक बार फिर से चलना शुरू कर देता है, मगर धीरे धीरे अब उसकी आंखें बंद हो रही हैं। वो रास्ते को ठीक से देख भी नहीं पा रहा। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। अगले दिन हम देखते हैं मरीना को, जो बीच पे बैठ करके अपने पिता का इंतजार कर रही है और याद कर रही है कि उसके पिता और वो यहीं पर घुमा करते थे। वो इस थॉट से बाहर नहीं आ पा रही। वो घंटों ऐसे ही पूरे जंगल में टहलती रहती है और सोचती रहती है कि उसके माता पिता का तलाक नहीं होना चाहिए। वो चाहती है कि उसके माता पिता दोनों एक साथ रहें। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि थॉमस की गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी है। उसे ये बात समझ में नहीं आती कि थॉमस की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। तब वो भागती हुई जाती है आगे जाने के बाद वो देखती है कि थॉमस की लाश पड़ी हुई है कार में। दरवाजे को खोलने के बाद वो टूट जाती है और फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब वो कॉल करती है फ्रेया को और उसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आओ। फ्रेया के आने के बाद ये लोग लाश को बाहर निकालते हैं। फ्रेया कहती है कि हमें पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाना चाहिए, तुम्हारे पिता को गोली लगी थी। मरीना कहती है कि नहीं, अगर पुलिस वाले आए तब वो सबकी परेशानियां बढ़ा देंगे, खास करके मेरी माँ की। मैं खुद माँ से बात करूंगी इस बारे में। ये दोनों लड़कियां मिल करके यहाँ पर एक कब्र खोदती हैं, फिर लाश को दफना देती हैं। दफनाने के बाद अब मरीना और भी ज्यादा दुखी है। वो रोती हुई घर आती है और घंटों अपने बिस्तर पर रोती रहती है, मगर अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहती। 1 घंटे के बाद जब वो थोड़ी शांत होती है, तब पहुंचती है रूथ के पास और पूछती है कि आखिर थॉमस क्या काम किया करता है और क्या उसके कोई दुश्मन है। इन बातों को सुनने के बाद रूथ भड़क जाती है और कहती है कि शायद तुम्हें अपने पिता की सच्चाई नहीं पता। वो एक हिटमैन है और पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है, क्योंकि उसने अनगिनत लोगों को मारा है और जितने भी लोगों को मारा है वो सारे उसे मारना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा ही अपाहिज हो गई और बिस्तर पे पड़ी हूँ? ये सब कुछ तुम्हारे पिता का दोष है। वो लोगों को मारता रहा और लोग उससे बदला लेने के लिए आते रहे। एक बार कुछ गुंडे घर के अंदर घुस आए और अंधाधुन गोलियां चलाने लगे। तुम्हारे पिता को तो कुछ नहीं हुआ, मगर गोलियां आकर के मेरे पैरों में लग गई। तब से मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। तुम्हारे पिता के पाप की सजा मैं भुगत रही हूँ। इसीलिए मैं इतनी नफरत करती हूँ थॉमस से और उससे इतनी लड़ाइयाँ होती है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी होती। अब मरीना को सारी बातें समझ में आ चुकी है कि आखिर रूथ थॉमस से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है और हमेशा इनके बीच लड़ाइयाँ क्यों होती थी। वो अपने पिता के भी बिजनेस को समझ चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने पिता की सारी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। एक दिन थॉमस के फोन पे संदेश आता है जिसमें लिखा है कि वो दोबारा उसी बीच पे जाए, बोतल में उसे संदेश मिलेगा। वो पहुंच जाती है बीच पे। जैसे ही वो बोतल को निकालती है, अंदर उसे एक संदेश मिलता है, मगर फिर से ये कोडेड है। वो इन मैसेजेस को समझ नहीं पाती। उसी के बगल में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, यानी वो उसी काम का पेमेंट है। वो पैसों को रखती है और तुरंत कॉल करती है फ्रेया को। फ्रेया वापस आती है। तब ये लोग जाते हैं वेयर हाउस में, जहाँ पर थॉमस ज्यादा समय बिताता था। जब पूरे वेयर हाउस को ये लोग देखते हैं, अंदर इन्हें हर तरीके के हथियार नजर आते हैं। आज से पहले मरीना ने इन हथियारों को कभी नहीं देखा था। तब मरीना फ्रेया को वो कोडेड संदेश दिखाती है और कहती है कि इसे डिकोड करो, मुझे जानना है कि इसमें क्या लिखा है। तब फ्रेया उसे डिकोड करना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद वो बताती है कि अगला टारगेट ओलेग नाम का आदमी है और यहाँ पर ओलेग का एड्रेस
एड्रेस भी लिखा हुआ है। मरीना इन सारी चीजों को नोट कर लेती है। जैसे ही अगली सुबह होती है वो पहुंच जाती है उस एड्रेस पे। ओलेग एक बहुत ही बड़े ऑफिस में है, वो यहाँ का बॉस है। वो पहले रिसेप्शन पे बात करती है, फिर चली जाती है अंदर। सबको पता है कि मरीना बस एक बच्ची है, उसे कोई भी अंदर जाने से नहीं रोकता। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर दाखिल होती है वो अपने बंदूक को बाहर निकाल लेती है। इसी बीच ओलेग आता है वॉशरूम से बाहर। वो देखता है कि मरीना उसके सामने खड़ी है जिसके हाथ में एक बंदूक है। थोड़ी देर तक उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, एक बच्ची के हाथ में बंदूक क्या कर रहा है। तभी मरीना गोली चला देती है और गोली सीधा जाकर के लगती है ओलेग के सीने में। उसके सामने ही वो दम तोड़ देता है। मरीना धीरे धीरे करके सबके सामने से बाहर आती है, मगर किसी को भी उस पर शक नहीं होता। सब ऑफिस के अंदर झांक रहे हैं कि आखिर आवाज कहाँ से आई है, और मरीना आराम से बाहर निकल जाती है। घर आने पर रूथ उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम लेट कैसे हो गई और इतने समय से बाहर क्या कर रही थी। तभी मरीना दवाइयों को रखती है टेबल पे और पैसों को भी। फिर रूथ को कहती है कि ये पैसे और दवाइयाँ थॉमस ने भेजे हैं। रूथ को अभी भी सच्चाई पता नहीं है। दवाइयाँ और पैसों को देखने के बाद वो शांत हो जाती है। अगले दिन हम पो को देखते हैं बीच पे। उसे भी ये बात पता नहीं है कि थॉमस मर चुका है। वो आता है और बोतल को निकालता है रेत से बाहर और नए टारगेट का नाम और एड्रेस रख करके चला जाता है। वो सप्ताह में 3 बार यहाँ पर आता है। उसके जाने के बाद तुरंत मरीना आती है और बोतल से संदेश को बाहर निकालती है। उसे दोबारा पैसे भी मिलते हैं। घर आने के बाद वो खुद मैसेज को डिकोड करना शुरू कर देती है, जैसा उसे फ्रेया ने सिखाया था। उसे थोड़ा समय लगता है मगर अंत में वो डिकोड कर लेती है। अब उसे अपने अगले टारगेट का नाम और एड्रेस दोनों पता है कि वो आदमी उसे कहाँ पर मिलेगा। वो कपड़े पहनती है और पहुंच जाती है मूवी थिएटर में, मगर वो यहाँ पे मूवी देखने नहीं बल्कि अपने टारगेट को मारने आई है। मूवी शुरू होने के बाद जब सारे लोग फिल्म देखने में व्यस्त हो जाते हैं तब वो निकालती है बंदूक बाहर और उसके आगे वो साइलेंसर लगाती है ताकि किसी को भी गोली की आवाज सुनाई ना पड़े। वो धीरे धीरे अपने टारगेट के सीट के पीछे जाती है और 2 गोलियां चलाती है जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। फिर बड़ी ही आसानी से चली आती है बाहर। जैसे ही रात में वो पहुंचती है अपने पिता के वेयर हाउस के पास, वो देखती है कि फ्रेया यहीं पर खड़ी है। वो मरीना को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि तुम कभी भी अकेली बाहर नहीं जाती, खास करके रात में। आखिर तुम कहाँ से आ रही हो? तब मरीना उसे पूरी सच्चाई बताती है कि अब मुझे ही घर चलाना पड़ेगा। थॉमस के जाने के बाद अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा वरना माँ मर जाएगी, क्योंकि माँ आप आ ही जाए वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने थॉमस का काम करना शुरू कर दिया है। किसी को ये सच्चाई पता नहीं कि थॉमस मर चुका है। मैंने अब तक 2 लोगों को मार दिया। इन बातों को सुनने के बाद फ्रेया थोड़ी देर तक उसे देखती रहती है, मगर अंत में मुस्कुरा करके कहती है कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों अगले दिन पहुंच जाते हैं बीच पे और फिर से बोतल को निकालते हैं बाहर। इन्हें अगले टारगेट का नाम और लोकेशन मिल जाता है। इस बार फ्रेया भी जाती है मरीना के साथ। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तब मरीना गाड़ी से उतरती है नीचे। उतरते टाइम वो फ्रेया को कहती है कि गाड़ी स्टार्ट रखना, जैसे ही मैं आकर के बैठूं हम यहाँ से निकल जाएंगे। फ्रेया कहती है कि ठीक है। तब मरीना पहुंचती है अपने टारगेट के दरवाजे पर। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है एक औरत दरवाजा खोलती है। यही मरीना की अगली टारगेट है। उस औरत को लग रहा है कि मरीना उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है। वो उससे बड़े ही प्यार से बात करती है। तभी मरीना बंदूक बाहर निकालती है और गोली चलाती है इस औरत पे, मगर उसका निशाना चूक जाता है। तब वो भागना शुरू कर देती है, मगर उस औरत का बेटा उसके पीछे ही है जिसका नाम है कायल। वो बहुत देर तक भागती रहती है और कायल उसके पीछे भागता है। अंत में वो उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम एक बच्ची हो और तुम गोलियां चला रही हो। तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? मरीना कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कभी भी उससे मिली नहीं हूँ। उसे परेशान देखने के बाद कायल कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा इधर आस पास भी देखा तो मैं सीधा पुलिस वालों को बुलाऊंगा। मरीना भाग जाती है। दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ है। उसका बॉस उसे डांटता है और कहता है कि इस बार थॉमस का टारगेट मिस हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये काम थॉमस का है। वो अपने टारगेट को कभी भी नहीं छोड़ता। जाओ और जाकर के पता लगाओ कि उस औरत को मारने के लिए कौन गया था। तब पो यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो फिर से बीच पे पहुंचता है और बोतल में संदेश को रखने के बाद आकर के छुप जाता है घास में और इंतजार करने लगता है कि कौन आ रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि यहाँ पर मरीना आई है। मरीना संदेश को निकालती है और पैसों को लेकर के चली जाती है। अब पो को भी सच्चाई पता है। घर जाने के बाद मरीना उस संदेश को डिकोड करती है। तब उसे नाम और लोकेशन दोनों चीजें मिल जाती हैं। अब वो तैयार है अपने अगले टारगेट को मारने के लिए। वो पहुंचती है एक पार्किंग लॉट में और इंतजार करने लगती है अपने टारगेट का। जैसे ही उसका टारगेट उसके सामने आता है वो बिना झिझके उसे गोली मार करके भागना शुरू कर देती है। तभी पो सामने से आकर के उसे पकड़ लेता है। जब फ्रेया इस चीज को देखती है तब वो आती है बचाने के लिए मरीना को और लेकर के उसे भागने लगती है। तब पो उस पर गोली चलाता है और गोली आकर के लगती है फ्रेया के हाथ पे। मरीना तुरंत उसे लेकर के पहुंचती है हॉस्पिटल में। फ्रेया घायल है मगर वो अभी भी जिंदा है।
बहुत देर तक मरीना यहाँ पे बैठी रहती है और अंत में चली आती है घर पे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पो आता है अपने बहुत सारे आदमियों के साथ मरीना को मारने के लिए। उसे अभी भी पता नहीं है कि मरीना कौन है और उसका पिता कौन था। अंदर आने के बाद जब गोलियां चलनी शुरू होती है तब मरीना भी तैयार हो जाती है। उसके अंदर उसके पिता का खून है और पिछले कुछ समय में उसने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है। वो तैयार है लोगों को मारने के लिए। उसके माथे पर सिकन तक नहीं आती। वो एक एक करके सबको मारने लगती है, जिस चीज को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाता है। अंत में जब वो नहीं जीत पाता तब वो रूथ को पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि अपनी बंदूक को फेंको, आखिर तुम कौन हो। तब मरीना कहती है कि मैं थॉमस की बेटी हूँ। इतना कहते ही वो सीधा भेजे में गोली मारती है पो के और यहीं पर पो की मृत्यु हो जाती है। रूथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही सुबह होती है मरीना आकर के बाहर बहुत सारे कब्र खोदती है। रात में इन लोगों ने जितने भी लोगों को मारा है वो सबकी लाशों को दफना देती है। रूथ अपनी बेटी की तरफ ही देख रही है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि जैसा थॉमस था उसकी बेटी भी वैसे ही है और इस बात पे उसे फक्र है क्योंकि उसे पता लग गया कि थॉमस अब मर चुका है और मरीना उसी का काम कर रही है। थोड़े समय के बाद मरीना पहुंचती है पो के बॉस के पास और उसे टांगों में गोली मार करके कहती है कि आज के बाद मेरे पीछे मत आना, तुम्हारी वजह से मेरे पिता मारे गए, अब मैं उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हूँ। वो यहाँ से निकलती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।